मेरा नाम नुमान है। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। मेरा कद लंबा और जिस्सामत काफ़ी अच्छी है। मेरा ताल्लुक पहाड़ी इलाके से था। हमारे घर के सारे लोग मेहनत मजदूरी करते थे। इसी वजह से मैं भी बचपन से ही इसी काम में लग गया था। मेरे अब्बू काफ़ी सख्त मिजाज थे। इसी वजह से मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, ना ही हमारे घर में कोई केबल टीवी वगैरह था। वो तो पढ़ाई के भी खिलाफ थे। दूसरी बात ये थी कि हमारे इतने वसाइल नहीं थे कि हम लोग पढ़ाई कर सकते, पर अम्मी ने अब्बू से कहकर मुझे पढ़ाई करवाई थी। मुझे शुरू में किसी भी गलत चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने अपनी फूफो से पढ़ाई करना शुरू की थी, उस वक्त मेरा सारा ध्यान फूफो मुझे पढ़ाई के लिए मुझे अपने साथ पढ़ाती थी। मुझे नई चीज़ों के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी होती थी। मेरी फूफो काफ़ी जवान और खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मैं अपनी तवज्जो उनसे हटा नहीं सकता था। मैंने उन्हें देखा तो मेरे भी वैसे ही जज्बात जागने लगे थे। उसकी ड्रेसिंग ऐसी होती थी कि मेरा ध्यान उन पर चला जाता था और फूफो को इससे कोई मसला नहीं होता था, और मैं भी पढ़ाई के बहाने उन्हें घूर घूर कर देखता रहता था। इसी उम्र में मेरे काफ़ी दोस्त बनने लगे थे। दोस्तों के साथ रहकर ज़्यादातर इसी बात का जिक्र होता था। कुछ बातें मुझे उनसे पता लगने लगी थी। मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरे दोस्तों को सारे मोहल्ले की लड़कियों के बारे में पता था, जिनमें मेरी फूफो का नाम भी था। फूफो थी ही इतनी खूबसूरत, उनका नाम पहले नंबर पर होता था। मुझे छेड़ते थे कि इतनी अच्छी फूफो मिली है तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मैं उनकी बात को मजाक समझता था। जब दोस्त मुझे तफसील से बताते थे उनके पास मोबाइल थे, पहली दफ़ा मोबाइल पर वो सब देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन मेरे अंदर एहसास पैदा होने लगा जैसे मैं भी ये गपशप करना चाहता हूँ। लेकिन इतना जानता था कि ये सब गलत है। मैंने दोस्तों के पास जाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब जब भी उनके पास जाता तो वो यही बात लेकर बैठ जाते। एक नुकसान ये हुआ था कि अब मैंने अपनी फूफो को उस नज़र से देखना शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसके हुस्न को देखता था तो ऐसा दिल करता जैसे मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ, और मैं जानता था कि ये मेरी हसरत ही है। फूफो का एक अलग रूम होता था। मैं जानबूझकर उनके रूम के पास से गुजरता। एक दिन वो बाजार से काफ़ी थकी हुई आई थी और वो फौरन ही अपने बेड पर लेट गई ताकि वो सो सकती। ये देखकर मैं उनके रूम में घुस गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें देखा तो वो किस हुलिये में थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। फूफो बिल्कुल बेलिबास होकर पंखे के सामने बैठकर अपना पसीना खुश्क कर रही थी। उन्हें कौन सा पता था कि मैं उनके रूम में हूँ और कोई और भी मौजूद है। वो ऐसी ही हालत में सो गई थी। मैंने फूफो को पहली मर्तबा देखा था। कुछ देर और देखकर मैं वापस चला गया, लेकिन अब मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। मेरा हाथ खुद को सुकून देने लगा था। मेरी काफ़ी कोशिश थी कि खुद को मैं काबू रखूं, लेकिन ये काम ना कर सका। अब मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। फूफो की शादी होने वाली थी। अब मुझे अफसोस भी होता था कि कुछ दिन बाद वो चली जाएंगी और मेरी ये रौनक भी ख़त्म हो जाएगी। फूफो अब बहुत तैयार रहती थी। एक दिन उन्होंने काफ़ी फैशनेबल कपड़े पहने थे। मैं शौक हो गया था कि ऐसे कपड़े हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं पहनता था। फूफो ने बताया कि ऐसे कपड़े उनके होने वाले शौहर को काफ़ी पसंद हैं, इसलिए वो ये कपड़े पहनती हैं। वो कपड़े काफ़ी बारीक थे और अब्बू भी मौजूद ना थे, तो फूफो भी खुश होकर पहनकर फिर रही थी। वो अपने होने वाले शौहर से रात को रोज़ ही फ़ोन पर बात करती थी कि एक दफ़ा मैं अपने रूम से बाहर निकला तो फूफो की रूम की लाइट चल रही थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि फूफो इस वक्त क्या बात कर रही हैं। मैं उनके रूम के पास गया तो फूफो की सिसकियों की आवाज़ सुनकर होश उड़ गए थे। वो मोबाइल पर अपने मंगेतर से बात कर रही थी, जबकि साथ साथ अपने हाथ से अपनी चिड़िया को मसल रही थी। मैं समझ गया था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ से चला गया था। फूफो की कुछ दिन बाद ही शादी हो गई थी। उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वो जिस घर जा रही थी वो पहाड़ियों के ऊपर था और काफ़ी कच्चा इलाका था। हमारा घर पहाड़ों के साथ था, इसलिए पक्का था। मैं रोज़ ही बकरियां चराने जाता तो फूफो का घर मेरे रास्ते में पड़ता था, जो कि बिल्कुल ही बाहर की तरफ था। अंदर से सारा नजर आता था, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। मैं बकरियों को ही चराने जाता और वो इलाका वैसे भी घास पर मुश्तमिल था। फूफो की शादी काफ़ी धूमधाम से हो गई थी। मैंने भी उन्हें काफ़ी दुआएं दी थी। शादी के फौरन बाद ही फूफो हनीमून पर चली गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वापस आई तो चेहरे की रौनक से अंदर के राज भी पता चल रहे थे। मैंने पूछा कि वो खुश तो हैं। तब वो कहने लगी, बहुत खुश हूँ।
میں جان گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے، لیکن چند ماہ بعد ہی پھپھو کے چہرے کی رونق جانے لگی تھی۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ پھپھو کا چہرہ مرجھانے لگا تھا۔ پھپھو نے اس کی وجہ بتائی کہ ان کے شوہر کی جاب بدل گئی ہے، اس وجہ سے اب ان کا شوہر رات کو دیر سے واپس آتا ہے اور وہ گھر پر سارا دن اکیلی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پھپھو اکیلی بھی ہو گئی ہیں۔ پھپھو کو میں کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی بکریوں کو چرانے جایا کرو تو پھپھو کا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور آتے جاتے ان کے گھر میں جھانک لیا کرتا تھا، کبھی باہر سے اندر دیکھ لیتا۔ ایک دن اچانک بکریوں کو چراتے ہوئے مجھے شام ہو گئی اور میں تو اندھیرے میں واپس آ رہا تھا۔ اچانک ہی پھپھو کے روم کے روشن دان کے پاس سے گزرا تو کافی شوق ہو گیا، کیونکہ اندر کا منظر ایسا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو پھپھو کافی عجیب طرح سے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ خود کو سکون دے رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں ادھر ہی رک گیا تھا۔ یہ شام کا منظر صاف تھا، تب ہی کافی خاموشی تھی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ منظر بالکل ویسا تھا جیسے دوستوں نے اپنے موبائل میں مجھے دکھایا تھا۔ میری تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ پھپھو اپنی زندگی میں خوش نہیں، تو وہ خود کو خود ہی سکون دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد پھپھو نے ڈال ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا تھا جو کہ مجھے کافی دلکش لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا تھا اسی حالت میں ان کے پاس چلا جاؤں، پر پھپھو کا ری ایکشن کیا ہوتا مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے میں بکریوں کو واپس لے کر چلا گیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں پھپھو سے مل کر جاتا تھا، لیکن واپسی پر پھپھو کو اس حالت میں ہی دیکھتا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس چلا جاؤں۔ ایک رات میں نے ہمت سے کام لیا اور ان کے پاس چلا گیا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ وہ اپنی اس حالت کو صحیح کرنے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا تھا۔ میرا یہ کام دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ میں ان کے کچھ زیادہ ہی پاس چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں سوچنے کا موقع نہیں دیا اور زبردستی ہی ساتھ لگایا۔ پھپھو نے منع کرنے کی کافی کوشش کی تھی، پر جانتا تھا کہ وہ کتنی بے چین ہے، اس لیے کچھ دیر بعد ہی خود پھپھو میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں بھی اس حالت میں آ گیا تھا جس میں پہلے سے پھپھو موجود تھی۔ پھپھو مجھے بیڈ پر لیٹنے کا کہنے لگی اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ پھر پھپھو نے اپنے کپڑے اتارے اور بے لباس ہو گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے اندر کیا اور پھپھو کی ساری تھکاوٹ ختم کر دی تھی۔ اور اب روز ہی میں پھپھو کے پاس جاتا اور اس کی چڑیا میں اندر ڈال کر پڑا رہتا تھا۔ پھپھو میری عادی ہو گئی